अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता विद बायोलॉजी। वेल, काफ़ी अर्से गायब रहने के बाद अब कुछ बिज़ी रहा, कुछ कामों में उलझा रहा। आज दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस, क्योंकि बच्चों के काफ़ी मैसेजेस आए, काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया कि सर आप बिल्कुल 6-7 महीने के लिए बिल्कुल गायब हो गए। तो अब दोबारा से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं उन्हीं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे टॉपिक्स। उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक आज डिस्कस करते हैं विच इज़ बेसिकली अ कंसर्न विद द पीएमसी सिलेबस, साइटोप्लाज्म, जो कि बेसिकली इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पार्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। आई थिंक न्यूक्लियस हम कर चुके थे, सेल वॉल हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली है क्या? साइटोप्लाज्म हम कहते किसे हैं? देखिए, अगर हम सेल का, एक यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाएं, तो जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? तो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर बनेगा सेल वॉल, विच इज़ अ डेड और परमिएबल मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, जो मैं रेड से बना रहा हूँ, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इन मेम्ब्रेन्स के बाद जो कुछ भी मौजूद है, जो भी स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है, उस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा मैं जो कुछ भी अंदर बना रहा हूँ उसे कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। जैसे मैं सेंट्रली प्लेस्ड एक न्यूक्लियस बना देता हूँ, ठीक है, ये मैं एक न्यूक्लियस बना देता हूँ, दिस इज न्यूक्लियस। और जो कुछ ये बाहर है, ये रीजन जिसको मैं एरो से बना रहा हूं, इस रीजन को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म. So basically we are discussing about the region of the protoplasm that lies in between nuclear membrane and cell membrane. यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो भी रीजन होगा, वो जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, जहाँ पे नेचर ने सेल ऑर्गेनल्स रखे हैं, उस पूरे रीजन को हम नाम क्या देते हैं? दैट इज साइटोप्लाज्म. अच्छा, आप ये देख के डरिएगा नहीं कि सर ने बीच में न्यूक्लियस बना दिया, समझाने के लिए बनाया है. अदरवाइज जब सेल वॉल आ जाएगी, इट मीन्स कि एक ह्यूज एक वैक्यूल बनेगा और न्यूक्लियस हो जाएगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी. तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है. अदरवाइज जब भी सेल वॉल बनेगी, प्लांट सेल डिस्कस करेंगे, बेटा याद रखिएगा, हमेशा एक बड़ा सा वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस हमेशा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन होता है. क्लियर हो गई बात? हम स्टार्ट लेते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. दैट व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज the region between cell membrane and nuclear membrane. अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्ट्रक्चर है. नेचर ने इसको एक ऐसा एक समंदर बनाया है, इसमें इतने सारे राज छुपे हुए हैं. कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता कि अल्लाह ने इसको बनाया किस अंदाज में. इतना ह्यूज, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ साइकिल्स एंड प्रोसेसेस इसमें रन कर रहे हैं. कोई किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता. कैसे नेचर ने उसे मेंटेन किया है, कैसे उसको बैलेंस रखा है, अनबिलीवेबल. बिकॉज दिस इज नेचर, दिस इज अल्लाह. सो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. तो साइटोप्लाज्म याद रखिएगा, cytoplasm is semi liquid in nature. okay, near to be liquid. क्योंकि इसको हम सेमी लिक्विड क्यों लिखते हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन इसलिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज सेमी सॉलिड, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है,
एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, बिकॉज साइटोप्लाज्म की जो विस्कोसिटी है वो उसके कंपैरिजन में लेस विस्कस होता है, थोड़ा सा कम डेंस होता है, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म बच्चों याद रखना, नेचर ने जो साइटोप्लाज्म में जो एक पेक्युलैरिटी रखी है वो क्या रखी है, ये कंटिन्यूसली एक सर्कुलर मूवमेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कुलर मूवमेंट करता है, एंड दैट सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज टर्म्ड एज साइक्लोसिस। सो cytoplasm shows a circular movement called as cyclosis। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे फिर मैं भूल जाऊँगा, अच्छा अभी याद आ गई तो क्यों ना आपसे डिस्कस करने। इसमें आप एक टर्म पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म बेसिकली इट्स अ कोलाइडल सब्सटेंस। ये जो कोलाइडल टर्म हम यूज़ करते हैं बेसिकली हम किन मॉलिक्यूल्स के लिए, किस स्ट्रक्चर के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे कोलाइडल, वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन प्रोटीन, जिसमें नेचर ने क्या रखा हो, प्रोटीन रखा हो, उसको हम कहते हैं कोलाइडल सब्सटेंस। सो बेसिकली इट कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, इट कंटेन अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये याद रखिएगा, इसमें प्रोटीन मौजूद होता है। अच्छा, एक और जो इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज आल्सो कंसर्न विद द साइटोप्लाज्म, और वो क्या है कि साइटोप्लाज्म जब मुकम्मल तौर पे सैचुरेट होगा वाटर से, बेहतरीन काम करेगा। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस की, अल्लाह ताला सेहत दे मेरे प्रोफेसर को, वो कहा करते थे कि आप 0.01% वाटर की डेफिशिएंसी कर दें, 0.01% सेल अपना काम करना छोड़ देगा, साइटोप्लाज्म अपनी एक्टिविटीज छोड़ देगा। तो ये याद रखना है कि साइटोप्लाज्म रिमेन एक्टिव when fully saturated with water। पानी से जब मुकम्मल तौर पे भरा होगा बेहतरीन काम करेगा, और जहां पानी की डेफिशिएंसी हुई वहां उसने काम करना छोड़ दिया। अच्छा, जो इसकी रेंज है, जो टॉलरेंस है, जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के हवाले से, तो याद रखना है कि साइटोप्लाज्म become dead at above 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर आपने 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, सॉरी नॉट 40, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आपने टेम्परेचर इसको बढ़ा दिया, तो याद रखिएगा इसकी डेथ हो जाएगी, साइटोप्लाज्म मर जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म बेसिकली इट कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। इसमें नेचर ने क्या रखे, सेल ऑर्गेनल्स, जिनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म से रिलेटेड ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। अब हम बात करते हैं किसकी, कि साइटोप्लाज्म बेसिकली इट कंटेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो इसमें याद रखिएगा जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं उसको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी दो मेजर कैटेगरीज हैं? नंबर वन इज द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, अनदर इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे याद रखने वाली जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज टर्म्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और दूसरे रख रहे हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मेम्ब्रेन बाउंड तो समझ आता है, इट हैज़ इट्स ओन मेम्ब्रेन। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड के बिल्कुल बीच में मेरा ऑफिस है, but it has no membrane, it has no walls. Is it possible? Obviously, एक अजीब सी बात होगी, न खिड़की है न दरवाज़ा, वो कमरा याद आता है, मतलब ये क्या बात हुई, कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है?
तो याद रखना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं। देखिए, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके लिए आपने शर्त क्या याद रखनी है, वो तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनल जो अपनी बाउंड्री रखते हैं उन्हें हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जिनकी अपनी प्रॉपर बाउंड्री है। अगर कोई सेल ऑर्गेनल किसी और की बाउंड्री को यूज करता है उसको हम कहेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अब आप कहेंगे सर वैक्यूल तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, उस पर तो टोनोप्लास्ट होती है। तो याद रखिएगा बेटा, घर में मौजूद टीवी लाउंज की बाउंड्री नहीं होती। टीवी लाउंज की बाउंड्री नहीं है, लेकिन टीवी लाउंज में खड़े हो गए तो वॉल्स तो नजर आएंगी। वो वॉल्स किसकी, वो बेसिकली रूम की है। जैसे मैं इस वक्त रूम में हूं, इस रूम की प्रॉपर बाउंड्री मौजूद है, सो इट इज सेल, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। लेकिन जो कॉरिडोर है, जो लाउंज है, ये लाउंज और कॉरिडोर की वॉल्स नहीं होती, लेकिन वो वॉल्स किसकी यूज करता है, वो वॉल यूज करता है बेसिकली दूसरे ऑर्गेनल्स की। इनमें 3 ऑर्गेनल्स आते हैं, तो याद रखने आपने। वो 3 ऑर्गेनल कौन से, इसको आप याद रखेंगे VCR। किसी दौर में एक डब्बा आया करता था और सॉरी, उस डब्बे में हम एक कैसेट लगाते थे और फिर मूवी देखते थे। तो VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग। V stands for vacuole, C stands for centriole, R stands for ribosome। ये 3 जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। बाकी जितने भी होंगे फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू ग्लायोऑक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसमें याद रखिएगा, नंबर 1 इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Number 2, most important, which is related with this, that is Golgi bodies. Number 3, mitochondria. Number 4, lysosome. Number 5, plastids. We are not only discussing about the animal cell. Obviously, it also because we are discussing about the eukaryotic cell. And eukaryotic cell contains plant cell as well as animal cell. तो दोनों को हम mergely पढ़ा रहे हैं, दोनों को combinedly हम इसमें पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे के सारे आएंगे इसी के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज माइक्रो बॉडीज, जिसके अंदर अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा यकीनन, ग्लायोऑक्सिसोम, उसके साथ साथ आपने पढ़ी थी परऑक्सीसोम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपने याद रखना है द डिफरेंस बिटवीन मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा, कुछ बच्चे मैं जब लेक्चर ले रहा होता हूँ तो कुछ बच्चों से डिस्कशन होती है, उनका कॉन्सेप्ट होता है शायद ये डबल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये दूसरों की मेम्ब्रेन को यूज़ करेंगे इन अ सेल। दैट इज़ वाई वैक्यूल अपने साइज़ को बढ़ाता रहता है, जितना फूड आएगा वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को स्पेस करता जाएगा। अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, साइटोप्लाज्म के अंदर एक क्लियर वाटरी पोर्शन होता है दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नेचर ने उसके पास रखे, लाइक प्रोटीन को स्टोर किए इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड विच इज इनएक्टिव प्रोटीन, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। साइटोसोल, ये याद रखना है आपने बच्चों, साइटोसोल। तो साइटोसोल बेसिकली इट्स अ क्लियर वाटरी पोर्शन दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कंटेन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अलॉन्ग विद द स्टडी लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस लेक्चर पे बात करेंगे। अगेन बच्चों सॉरी, आप लोगों के बहुत मैसेजेस के बाद मैंने आज हिम्मत की कि आज किसी तरह से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूं। आज मैं इसमें कामयाब हो गया। थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। काफ़ी गैप के बाद आया है तो प्लीज़ मुझे आपकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। सो थैंक्स अ लॉट। देखते रहिए बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।